चरक सिद्धि स्थान अध्याय से श्लोक नंबर 12। हम्म, आस्थापन आस्थापनारः पुरुषं विदिग्नः समीक्षम पुण्य अहनि शुक्ल पक्षे हम्म, प्रशस्त नक्षत्र मुहूर्त योगे हम्म, जीर्णान्नम एकाग्रम उप्रमेत। हम्म। अब यहाँ पर बस्ती देने के लिए कुछ नियम बताए हैं। उसमें सबसे पहला नियम यह है, सबसे अंतिम पंक्ति में, जीर्णान्नम एकाग्रम। जब बस्ती दे रहे हो आप, तो उसके पहले का जो अन्न है वो पूर्ण जीर्ण हो गया है, ये देखना है। यानी इसका अर्थ हुआ कि अजीर्णावस्था में आप भोजन जीर्ण नहीं हुआ है, इस अवस्था में आप बस्ती नहीं देंगे। बस्ती लेनी है तो आहार पूर्ण जीर्ण होना हुआ है या नहीं, ये देखना आवश्यक है, ध्यान रखना है। पहला नियम। उसके बाद है उसकी पूरी परीक्षा, वमनार्ह है कि नहीं, रोगी वमनार्ह है या नहीं, रोग वमन के अनुकूल है या नहीं, दोष निकालने पर के क्षमा निकालने योग्य है या नहीं, ये सब देखकर वमन करना चाहिए। अब बाकी जो है वो अपनी अपनी मर्जी पर है। अच्छे दिन में, शुक्ल पक्ष में, प्रशस्त नक्षत्र में, अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। ये भारतीय परंपरा है। इस परंपरा से हम अच्छा दिन देखकर, शुक्ल पक्ष देखकर करते हैं। जहाँ यह है अत्तिक अवस्था है, वहां पर हम जल्दी कर लेते हैं। तो ये है नियम। अब इसके बाद से जो प्रारंभ होता है वो चरक अग्निवेश ने जो प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न था, किंद्रुक प्रवाणमाकृति किद्रुक तेभ्यो किम योनि गुणः बस्ति निरोह कल्प प्रणिधान मात्रा स्नेहस्य का। ये जो प्रश्न पूछा था श्लोक नंबर 4 में, किम गुणः बस्ति किसको देना, किम योनि, किम गुणश्च किस द्रव्य का देना, क्या गुण होने चाहिए और किसको देना, निरोह कल्प कैसे देना, उसमें शयन कैसे हो, स्नेह की मात्रा कैसी हो, आदि सब प्रश्न उसने पूछा था शयन विधि का। अब ये बस इसका उत्तर इस सूत्र में यहाँ से लेकर 13 से लेकर लगभग 25 तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब उसके प्राथमिक सूत्रों में, पहले कुछ सूत्रों में बस्ती के द्रव्य, उसमें प्रक्षेप करने वाले द्रव्य कितने हैं, बस्ती कैसे बनाई जाए, प्रणिधान कैसा किया जाए, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बस्ती सूत्रीय अध्याय है। अधिकरण बस्ती है। बस्ती सफल कैसी हो, पहले सूत्र में उसका स्पष्टीकरण किया है कि बस्ती सिद्ध कैसी हो, यानी जिस अपेक्षा से बस्ती देना है, रोग निवारण, प्रकृति स्थापन, इस कार्य में सिद्धि हो,
यह अधिकरण है और बस्तिका है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बस्ती का मुख्य अधिकरण वातव्याधि है। महारोगाध्याय में इसका वर्णन किया है। महारोगाध्याय में वातव्याधि में बस्ती ये मूले कुठाराघात करते हैं। जैसे वृक्ष के मूल को आपने काट दिया तो शाखा पल्लव सब सूख जाते हैं। इस प्रकार बस्ती वातव्याधि में श्रेष्ठतम है। यानी बस्ती का अधिकरण वातव्याधि है। बस्ती का अधिकरण वातव्याधि है, इसमें कोई शंका नहीं है। महारोगाध्याय में अथवा वातव्याधि अध्याय में 80 वातव्याधि बताए हैं महारोगाध्याय में। उसमें उक्त अनुक्त इनका भी वर्णन किया है। उनमें बस्ती देना निश्चित है, किंतु ये वातव्याधि दो प्रकार की होती है। एक में वात प्रकोप शुद्ध अनिल जो होता है, शुद्ध अनिलार्थ होते हैं। और दूसरे ये परतंत्र प्रकोप के होते हैं, यानी आवरणजन्य। और ये आवरण भी श्लेष्मा का, मेद का, रक्त का, आम का, कफ का, ऐसे विविध प्रकार का हो सकता है। परस्परेण अगृहित मार्गाः, ऐसे भी हो सकते हैं। तो चिकित्सक को ये देखना है कि ये केवल निरुपस्तंभ यानी शुद्ध वातज है, तो आप सीधा बस्ती देना प्रारंभ कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि ये परतंत्र है, शुद्ध नहीं है, यहाँ उपस्तंभ है। उपस्तंभ यानी अवरोध, उपस्तंभ यानी साथ में कोई दूसरा भी है। उप यानी नजीक और उप यानी अवरोध। उपस्तंभ यानी अवरोध, दोनों अर्थ है। यानी वात चिकित्सा जो बताई गई है 28वें अध्याय में, हम उसको एक बार निकाल कर देख लेंगे। वात व्याधि अध्याय में 28वां सूत्र, चिकित्सा स्थान 28। चिकित्सा 28 श्लोक नंबर 72 72। पचहत्तर 75। पढ़ो। क्रियाम अतः परम सिद्धा वात रोगापहम स्मृणु केवलम निरुपस्तंभ मादो स्नेहे ही उपाचरेत। बस बस इतना काफी है। अब ये क्रियाक्रम जो बता रहे हैं वात रोगों का है और सिद्ध है। सिद्धाम सिद्ध धातु है, इस धातु का सिद्ध, ये पास्ट पार्टिसिपल है, विशेषण बन गया। और ये नाम के समान इसकी विभक्तियां होती है। ये अकारांत पुल्लिंग होने से राम के समान रामम रामो रामान, सिद्धम सिद्धौ सिद्धान। तो
हम जो उपक्रम बता रहे हैं वो सिद्ध है, यानी एविडेंस बेस्ड है, हमने देखा है। सिद्धांत क्रियाक्रम, क्रियाक्रम शुरू, क्रियाक्रम यानी चिकित्सा, ये क्रियाक्रम सिद्ध है, अनुभूत है, हमने कई बार देखा है। किंतु अब प्रारंभ करते हैं, वो शब्द कैसा है? केवलम निरुपस्तंभ, वायु वात प्रकोप है, लेकिन केवल वात है, कोई उपस्तब्ध नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है, कोई आवरण नहीं है। उसको स्नेह से शुरू करो, स्नेह की चिकित्सा करो, यानी उसमें आप बस्ती देना प्रारंभ करो, कर सकते हो। उसके पहले आपको कुछ प्राथमिक चिकित्सा करनी पड़ती है। अग्निदीप्त करना, अजीर्ण न हो यह देखना, और फिर बस्ती देना, यह आप कर सकते हो। अभिप्राय यह है कि ये निरुपस्तंभ है, ये आपको देखना है। और ये कैसे देखोगे? उसकी पद्धति है, हेतु के आधार पर। अजीर्णाशन है, अध्यशन है, विषमाशन है, अत्यशन है, विरुद्धाशन है। जी सर। 1 मिनट पढ़ना। समझ लीजिए कि ये आवरण जन्य है, ये नामक दोष जो है। कोई व्यक्ति वायु के हेतु तो करता है, जागरण करता है, अधोगमन करता है, लेकिन नए चावल खाता है, भैंस का दूध बहुत पीता है, सुबह 2 गिलास, शाम में 2 गिलास, केले खाता है, फल खाता है, दिवास्वप करता है। अब ये वातव्याधि तो होगा, लेकिन आवरण अजीर्ण जन्य होगा, कफज आवरण होगा, प्रकोप भी होगा, वात प्रकोप भी होगा। लेकिन ये वात और वात प्रकोप और कफ प्रकोप ये दोनों परतंत्र हो गए, आवरण जन्य हो गए, आमोपदोषित हो गए। ये हमें हेतु के आधार पर देखना है। और एक बार ये ज्ञान आपको आ गया तो आप चिकित्सा में सफल हो जाते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार आपको वस्तु देने के पूर्व ये निर्णय करना है, ये केवल निरुपस्तंभ है या नहीं। ये जो वर्णन चल रहा है, ये निरुपस्तंभ के लिए, प्रकृतिस्थ व्यक्ति के लिए ऋतुकालीन वस्तु देने के हैं। यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो वस्तु देते हैं, अथवा अन्य काल में स्वस्थ व्यक्ति को वस्तु देने हैं आपको, वसंत में या शरद में या अन्य किसी अवस्था में, तो उसका वर्णन ये है। ये किसी एक व्याधि का नहीं है, ये शुद्ध वायु के लिए जो धातु क्षय जन्य है, उस वस्तु का ये वर्णन है। ये अधिकरण ध्यान रखना, ये किसी अन्य रोगों का नहीं है, आवरण जन्य का नहीं है। शुद्ध वात अथवा प्रकृतिस्थ वात प्रकृति, यानी दोष संचय है, व्याधि नहीं हुआ, इस अवस्था का ये वर्णन है। और ये वर्णन तरतम भाव से देखना है तो वृद्ध तर का है। दोष प्रकोप हम नित्य आपको प्राधान्य देखना पड़ता है। प्राधान्य में तरतम देखना पड़ता है, वृद्ध है, वृद्धतर है या वृद्धतम है। ये जो चिकित्सा कर्म बता रहे हैं, ये वृद्धतर, वृद्धतम का है। और इसको आप नीचे भी ला सकते हो, वृद्धतर को
वृद्ध को भी दे सकते हो, लेकिन इसमें मात्रा में परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। इस ग्रंथ में जो मात्राएं दी है वो मध्यम पुरुष, मध्यम बल, मध्यम व्याधि, इनका न्यून अतिरेक करना, कम करना, ज्यादा करना, इसके आधार पर आपको करना है। तो ये वर्णन प्रायः मध्य व्यक्ति के लिए, मध्य दोष के लिए ये वर्णन किया है। और ये तरह है, यानी हेतु बलवान है, शुद्ध बात जो है उसके लिए बसती है। इस बात को सब ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है। मुझे लगता है विषय स्पष्ट हो गया कि इसका अधिकरण शुद्ध बात व्याधि है। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं अनुभव करता आया हूँ कि वात व्याधि दिखा कि अभ्यंग श्वेत बस्ती प्रारंभ करते हैं, और यहीं पर गलती होती है प्रायः। वात व्याधि आवरणजन्य अथवा संसर्गजन्य होते हैं। इस पे कई बार आम संसर्ग होता है, कई बार श्लेष्मा संसर्ग होता है, कई बार आवरण होता है। और ये देखा नहीं गया तो चिकित्सक गलती कर सकता है और बस्ती दे सकता है। ग्रंथकार कहते हैं, सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 57-58। अब इसमें ग्रंथकार कहते हैं, यदि संभव हो तो दिखाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। इसे कहते हैं कि मेद श्लेष्माभ्याम, मेद श्लेष्मा से आवृत या अन्य किसी से परस्परेण व अवगृहित मार्गाः, जो किसी अन्य दोषों ने, अन्य धातु ने वह जिसका आवरण किया है, वो अपनी चिकित्सा से यानी वातहर चिकित्सा से शांत नहीं होता। वाक्य ऐसा है, अवगृहित मार्गाः स्वैः देशिजैः न उपशमं व्रजन्ति। अपने चिकित्सा से उसको उपशय नहीं मिलता, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा है। अब एक बार आप निर्णय कर पाए कि इसमें कोई हेतु ऐसे नहीं है कि जो आवरण कर सके, तो आप शुद्ध बातें जो करके आप चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हो। उसके लिए ये कल्प है। अब आगे पढ़ो, पढ़ना प्रारंभ करो। हम्म, चरक पढ़ो। सिद्धि स्थान अध्याय 3 का सूत्र क्रमांक। बलाम गुडुचिम त्रिफलाम सरासनाम द्वे पंचमूले च फल फलोन्मितानि अष्टौ फलानि अर्धतुलां च मांसात् शागात् पचेत् अपसु चतुर्थ शेषम। सुना आ रहा है? जी गुरु जी। हाँ। जी गुरु जी। तो अब यहाँ पर देखिए, पूरा पढ़ने के बाद आपके ध्यान में आएगा, यहाँ भ्रूण करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला द्रव्य है बला, बला जीवनीय है, भ्रूण है। उसके बाद गुरुचि, ये तिक्त होते ही ये विपाक मधुर है। त्रिफला शोधक है। रासना वात शामक है। पंचमूल वात शामक है। अब ये सब कितने लेने हैं? तो प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेना है। फलोन्मितानी, बला एक पल, गुरुचि एक पल, त्रिफला एक पल, रासना एक पल, लघु पंचमूल एक पल, बृहद पंचमूल एक पल।
और अब इसमें अष्टौ फलानी बात करते समय 8 फल डालने हैं। अब ये 8 फल डालने हैं। यहाँ फल शब्द से अभिप्राय मदन फल है। टीका देखिए, फलानी थी मदन फलानी। अब ये मात्रा ग्रंथकर्ता ने दी है 8 फल की, 8 फल। हमें इसको परिवर्तित करने का अधिकार है। देश, काल, प्रकृति, शारीर बल, इनके आधार पर आप इसको न्यून कर सकते हो। आज 8 फल डालना उतना उचित नहीं है। ये ग्रंथ जिस समय लिखा गया वो समय था सत्ययुग और त्रेता युग का संधि। उस समय बृहद शरीरा बलिनो, बड़ा शरीर और बलवान होते थे, उनके लिए ये मात्रा है। तो ये मात्रा आप कम कर सकते हैं अनुभव के आधार पर। बलवान शरीर हो तो आप एक मदन फल डाल सकते हो, लेकिन शरीर बलवान हो और बल भी उत्तम हो और दोष भी बलवान हो तब आप लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर 8 लिखे हैं, अष्टौ फलानि। इसको आप अपने क्षेत्र के अनुसार, देश के अनुसार, शरीर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, रोगों के अनुसार उसको आप कम कर सकते हैं। आप इतना कम कर सकते हो कि प्रारंभ में आप 1 ग्राम से प्रारंभ कर सकते हो। पहला पुष्पवृष्टि आप जब नए नए दोगे, पहले कभी बस्ती दिया नहीं, अभी पहले दे रहे हैं, तो आप आधा ग्राम से प्रारंभ करो। फिर दूसरी बार 1.25 ग्राम से प्रारंभ, तीसरी बार 1 ग्राम से करो, और इस प्रकार परिणाम देखकर ये करना प्रारंभ करो। उसके बाद अब देखिए, इसके बाद छागात मांसात पंचमी पंचमी। छाग, अज, बकरे या बकरा, इनके मांस से अर्ध तुला लेना है। अर्ध तुला यानी 1 तुला यानी 100 फल, अर्ध तुला यानी 50 फल। और 1 फल यानी 4 तोला। इस दृष्टि से 50 तुला यानी 200 ग्राम बाव से लेकर उसको इन सब द्रव्यों के साथ पकाना है, और 1/3 शेष रखना है। अब यहाँ पर पानी की मात्रा दी नहीं है, क्वाथ की मात्रा कितना क्वाथ करना ये दिया नहीं। तो उसके लिए नियम, वो नियम क्या है? तो चरक चरक कल्पस्थान अध्याय 12 श्लोक नंबर 101। 101। जल स्नेह औषधानां तु प्रमाणं यत् न ईरितम् हम्म तत्र स्याद् औषधात् स्नेह हम्म स्नेहात् तोयं चतुर्गुणम्। बस, जहां पर जल का, स्नेह का, औषधि का मात्रा दी नहीं है, वहां पर आप जितना औषध लेंगे
उसके चतुर्गुण स्नेह लेंगे और उसके चतुर्गुण जल लेंगे, यानी 16 गुना लेंगे। जितना द्रव्य है उसका 16 गुना पानी लेंगे। अब यहाँ पर बला, गुरुची, त्रिफला, रासना, दो पंचमूल, यानी 4 और 2 6, 6 पल है। तो 6 पल, तो 6 पल का 16 पल, 16 पट, यानी सौ चौक औसत 100 पंच 100 से 100 पंचासी 100 से लगभग 100 ml पानी लेना। और 100 ml पानी लेकर उसमें एक चतुर्थांश शेष रखना है। 16 पर 16 पट, और वो शेष एक चतुर्थांश रखना है, यानी लगभग 50-60 ml पानी बचता है। अब इसमें फिर इसको छान लेना है। छानने के बाद इसमें कलका डालना है। जवानी, फल, यहाँ पर फलों से फिर एक बार मदन फल है। यहाँ पर विचार करना है, डालना है तो कितना डालना है। बिल्व, पुष्ट, वचा, शतवा, नगरमुथा, पिप्पली, इनका कल्प डालना है। अब मैं अभी यहाँ केवल द्रव्य बता रहा हूँ। अब ये कल्प कितना डालना है? एक एक तुला, एक एक तोला, तुला नहीं तोला, एक एक कर्श, यानी गवानी, फल, बिल्व, पुष्ट, वचा, शतवा, नागरमुथा, पिप्पली, इनका कल्प, यानी 8, 8 जगह पे 8 तोला। और इसमें अब घृत तैल, ही शौद्र घृत ही तैल, सतैल युतम, तेल, घृत और शौद्र मध्य इसमें डालना है। अब इनकी मात्रा कितनी हो, तो उसकी मात्रा दी है, गुड़ की मात्रा दी है 1 पल, और स्नेह की मात्रा दी है 2 प्रसुत। घृत 1 प्रसुत, तैल 1 प्रसुत, और शौद्र बाद में आगे बताया है टीका में। इस प्रकार ये प्रक्षेप डालना है। और उसके बाद फिर मधु और सेंधो, ये युक्ति युक्त डालना है। युक्ति युक्त, यानी जितना चाहिए उतना देश काल का विचार करके वो डालना है। उसकी मात्रा टीका में दी है, वादे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अब ये इतने द्रव्य दिए हैं, इसका क्रम कैसे हो? तो पहले मधु और सेंधव एक साथ खरल में डालना है। उसके बाद उसमें तेल डालना है। उसके बाद कलका डालना है। कलका के बाद फिर स्नेह डालना है। तो इन सबको मिलाकर घर्षण करना है, और फिर ये एक वात में मिलाना है।
या क्वाथ उसमें डाल देना है। अब ये डालते समय कल का डालने का विधि है। कल का डालना क्यों है? कल का इसलिए डालना है कि आप केवल द्रव द्रव्य का बस्ती दोगे तो वो शीघ्रता से बाहर आएगा, और यदि आप कल कल का डालोगे तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा करोगे, नाति घना, प्रवाही प्रवाही होगा, लेकिन पानी से कम प्रवाही होगा। तो ये क्या करेगा, तो पूरे महापक्वाशय में व्याप्त होकर मलों का आलोडन करके साथ में ले आएगा, उसमें मिलकर आलोडित करके वो उनको लेके आएगा। इसलिए ये डालना है। तो इसमें इसका नियम ऐसा है, नाति घन नाति द्रव। नाति द्रव का अर्थ पानी नहीं। अब पानी अवस्था चले जाए इतना डालो, इतना तल कर डालो। अब ये अनुभव के आधार पर आप कितना डालने से क्या होता है, ये अनुभव के आधार पर आप सीख सकते हो। जो कल के डालकर ये बस्ती सिद्ध हुआ, बस्ती मात्रा सिद्ध हुई। अब ये लगभग सब मिलाकर 200-300 ml तक हो जाते हैं ये मात्रा। अब इसको मथनी से मंथन करना है अच्छी तरह से, अथवा सुश्रुत कहता है हाथ से मसलना है। हाथ के तलुओं से उसको अच्छी तरह से घिसता है कल्क को। वो इतना घिसता है कि वो एक जीव हो जाए। खजे न मचितम। अब ये मंथन करते समय ये धीरे धीरे स्वाद ठंडा हो जाता है। अब आपको इसको फिर पूरे बर्तन को, जिसमें क्वाथ पूरा वस्तु द्रव्य है, उसको बड़े पात्र में गर्म पानी डालकर उसमें रखकर उसको गर्म करना है। सुखोष्ण करना है, गर्म नहीं करना है, सुखोष्ण करना है। एक बड़ी थाली लेकर उसमें गर्म पानी डालकर उसको गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद ये गुनगुना हो गया, थोड़ा सा गुनगुना या थोड़ा ऋतु के अनुसार गर्म थोड़ा सा हो गया, तो अब ये अपने जो बस्ती पुटक बनाया है, बस्ती नेत्र जिसको पुटक बांधा है, ये बस्ती पुटक जो बांधा है उसमें ये भरना है। ये भरने के पूर्व एक पंक्ति आपको पढ़नी है। वो ये है, अंगुष्ठ मध्येन मुखम पिधाय नेत्राग्र संस्थान अपनीय वर्तिम। ये महत्व का है। हम बस्ती नेत्र के बारे में पढ़ते समय मैंने ये कहा था कि बस्ती के नेत्र में कचरा कूड़ा न जाए, इसलिए उसको वर्ती डालना है, कार्पास वर्ती डालना है, दोनों छेद बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, नेत्र के अग्र में स्थापित जो वर्ती है, कार्पास वर्ती है, उसको निकाल लेना है। वर्तिम अपनीय, नी धातु है, जाना निकालना, जाना इस अर्थ में, ले जाना इस अर्थ में है। नयति, नी नयति, तो अपनीय, ये लेबंत बना है, अप उपसर्ग लगा है और उसका लेबंत बना है, नीय निकाल कर, उस कार्पास को निकाल कर नेत्र के अग्रभाग को
अंगुष्ठ मध्य में पिधाय, अंगुष्ठ का मध्य, अपने हाथ का अंगूठा और उसका जो बृहद भाग है उसके उसको पिधान करना है, नेत्र के अग्र को ढक के रखना है, बंद करके रखना है। और फिर दूसरा व्यक्ति बस्ती का मुख खोलकर उसमें क्वाथ डालेगा। और वो क्वाथ डालने के बाद अब क्या करना है, तीसरे व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने अंगुष्ठ से पिधान करके रखा है, दूसरे ने क्वाथ डालकर बस्ती को पकड़ के रखा है। अब तीसरे व्यक्ति ने उस बस्ती को आधार देकर, जिसने क्वाथ डाला है उसने उस बस्ती को इस तरह से, बस्ती पुटक को इस तरह से ऊपर से बंद करते करते आना है तो जिससे कि उसकी हवा निकल जाए, और बंद करते हुए उसको अंत में उसको मुख बंद करने का है, उसको बंद मुख को बांधना है। तो इस प्रकार नीचे से ऊपर ऊपर जाकर हवा निकालते हुए उसको बंद कर देना है। ये देखना है कि बस्ती के मूल भाग यानी जहां पर द्रव्य है वहां वली न रहे, वो निर्वली हो। इसलिए कहते हैं कि निर्वलिम सुबद्ध उच्छ्वास्य, उच्छ्वास्य यानी हवा निकाल दो और सुबद्ध करो, हवा निकाल कर उसको बांध दो। और कैसे, निर्वली कम। अब और अंगुष्ठ मध्य उसको नली के नीचे आपने रखा है। इसके बाद क्या करना है, अब रुग्ण की तैयारी, यहां तक हो गया बस्ती क्रिया की तैयारी। अब इसके बाद उस व्यक्ति को तैलाक्त गात्रम अभ्यंग करना है। कृतमूत्र विटकम, मलमूत्र का निस्सरण कर दिया है। बस्ती देने के पहले पेशेंट को ये बताना है कि भैया एक बार जाके आओ, मलमूत्र का विसर्जन करके आओ, जाके बैठो, हवा मल मूत्र एक बार त्याग करके आओ, जाके आओ एक बार। और उसको ये पूछना है, आप क्षुधार्त है क्या। क्षुधार्त का अर्थ है क्षुधा से पीड़ित है, इतनी भूख लगी कि सहन नहीं कर पाऊंगा। मैंने पहले कहा जीर्णान्नम लो, जीर्णान्नम का अर्थ यह है कि आमाशय में अन्न नहीं है लेकिन क्षुधा नहीं है। स्नेहपान में दो काल है, अच्छा स्नेह देना है तो जीर्णे, जीर्णे में, और शमन स्नेह देना है तो जीर्णे शुद्ध अवस्था, भूख लगी हो। ये दो भिन्न अवस्था है, जीर्णावस्था एक है और क्षुद्ध बोध अवस्था ये है। तो शमन स्नेह देते समय भूख लगनी चाहिए, और अच्छे स्नेह शोधन के लिए आप दे रहे हो तो बिना भूख लगे देनी है, लेकिन अन्न जीर्ण हो, ये ध्यान रखना। तो ये जीर्ण अन्न लेना है, इसको क्षुधा से पीड़ित नहीं है। ऐसे उसको शयने मनुष्य, उसको पलंग पे लिटा देना है। पलंग का अभिप्राय यहाँ पर टेबल, जो भी आपने शयन किया है वो, उसको तो सुला देना है। शयने मनुष्यम, अब वो कैसे कैसे शयन कैसा हो, सम हो, सिर नीचे है, पैर नीचे है नहीं, समतल हो, जमीन से समांतर हो, समय। दूसरा आपको आदेश दिया है, अथवा किंचित उच्यते, समय अथवा ईशत, हाँ ईशत नतमस्तक है, थोड़ा सा किंचित मस्तक नीचे, नीचे गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ईशत थोड़ा।
समशयने, और मस्तक थोड़ा नीचे गया है। और ईशत नतमस्तके, वाह, वाह शब्द का है, आपको दोनों पर्याय दिए हैं। नात्युच्छिते, और ये पलंग ज्यादा ऊंचा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो। नाति उच्छ्रिते, ऐसे पलंग हो, शैया हो, उसके ऊपर अच्छी तरह से चादर बिछाई है। अब यहाँ चादर का अभिप्राय, यहाँ आज के परिस्थिति में उसके ऊपर अच्छा मैट्रेस और चादर दोनों बिछाया है, और चादर बिछाई है अच्छी। अब इसको सुलाना है। अब सुलाना कैसे है? वामे न पार्श्वे, बाएं हाथ पर, बाएं अंग पर सोना है। सव्ये न पार्श्वे न सुखम शयानम, बाएं अंग पर सोया है। पूरा देह सीधा रखा है सोते समय, पैर सिकुड़ गए हैं, कमर टेढ़ी गई है, मुंडे नीचे नहीं, सीधा सोना है। सुखम शयानम कृत्वा रुजु देहम, यहाँ कृत्वा और रुजु इसका संधि हुआ है, और वो संधि होकर कृत्वरजु, कृत्वरजु किया है। तो रु और अ, कृत्वा, इसका अर बनता है, रु का अर बनता है, इसलिए कृत्वरजु, रुजु यानी सीधा, देहम, देह द्वितीय है। और स्वभुजोपधानम, अपने हाथ का तकिया किया है, बाएं हाथ का तकिया किया है। बाएं हाथ के सोया है, बाएं हाथ अपने सिर के नीचे रखा है। और सव्योच्च संकोच सव्य, संकोच सव्येतर, शक्ति ही, यानी सोने के बाद दाहिना पैर संकुचित करना है। सव्य यानी बाया, तो सव्येतर यानी दाहिना, सव्य, सव्येतर यानी दाहिना, पैर संकोच करना है। अस्य सव्येतर, सव्येतरत अस्य, यानी दाहिना पैर सिकुड़कर, शक्ति यानी पैर, और बाया पैर सीधा करके, वामम प्रसार्य, बाया पैर प्रसारित किया है, दाहिना सिकुड़ लिया है। प्रणये तथा, इसके बाद अब बस्ती देना प्रारंभ करो। ये हुआ आसन। अब ये आसन होने के बाद अब बस्ती नेत्र का प्रवेश करवाना है। कैसे करना है? स्निग्धम नेत्र चतुर्थ भागम, नेत्र का नीचे का जो चौथा हिस्सा है, जिसका मुख गुलिका के समान है, उसको स्निग्ध करना है। और गुद को स्निग्ध करना है। स्निग्धे गुदे नेत्र स्निग्धम नेत्र चतुर्थ भागम शनैः, रुजु
धीरे धीरे सीधी दिशा में, कौन सी दिशा में? अनुपृष्ठ वंशम, पृष्ठ वंश की दिशा में धीरे धीरे प्रवेश करवाना है। शनैः 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 रुजु अनुपृष्ठ वंशम। और उसके बाद बस्ती नेत्र स्थिर होने के बाद, हाँ मैं भूल गया, ये सब करने के पहले आपको ये देखना है कि निवेद बस्ती नेत्र में एक शलाका डालकर उसका मार्ग खुला है कि नहीं, देख लो एक बार पूरा। आपने वर्ती तो निकाल ली दोनों तरफ की, लेकिन बीच में कुछ मल भाग, पुराने बस्ती दिया होगा उसके मल भाग होगा, या अन्य कुछ कूड़ा औषधि कुछ जाके रुके होगी, वो शायद रुक गई तो बस्ती का प्रवाह अच्छा नहीं होता। इसलिए शलाका डालकर, अच्छी शलाका धोकर उसको डालकर उसको पहले तैयारी के पहले उसको देखना है, साफ कर लेना है। तो उसके बाद, अब इसके बाद चिकित्सक का कारण काम प्रारंभ हो रहा है। अब चिकित्सक ने क्या करना है? विदर्शयस्तम, ये क्रियापद है। विदर्शयन, ये विदर्शयन भी उपसर्ग है, ध्रुव धातु है। दर्शन ये उसका तद्धित है, और उसका ये द्वितीय। अपने कौशल्य को दिखाते हुए, विदर्शयन, हस्त कौशल्य दिखाते हुए, उसके लिए शब्द है पाण्यु गुणांश चापी, अपने हाथ के कौशल्य को दिखाते हुए, यानी कुशलता से बस्ती दबाना है। वो कैसे दबाना है? अकंपन, हाथ को कपकपी लग रही है, डर लग रहा नहीं, अकंपना, बस्ती हिलाना नहीं है और हाथ भी हिलना नहीं है, इसलिए शब्द दो है, अकंपन, अवेपन। बस्ती को हिलाना नहीं है, हाथ को थरथराना नहीं है। और लाघवाधीन, उसमें बस्ती पुटक धारण करना, उसको दबाना, ये काम सुलभता से करने हैं, उसको लाघव कहते हैं। तो लाघवादीन विदर्शयन, पाण्यो हो, पाणी शब्द का द्वितीय षष्ठी, ये षष्ठी द्विवचन, हाथों का गुणांश दर्शयन, हाथों के अपने कौशल्य को दिखाते हुए, प्रपीड्य च एक, एक ही बार पीड़न करना है। एक बार पीड़न प्रारंभ किया तो बस्ती पूरा जाने तक पीड़न करना है। प्रपीड्य, एक ग्रहण दत्तम, एक ही बार देना है। और बस्ती पूरा दे, अब बस्ती देते समय ध्यान रखना है, बस्ती सशेष देना है। सशेष यानी कुछ औषध शेष रखना है। नेत्रम शनै एव ततो अपकर्षये, शनै शनै उसको निकाल लो, बस्ती नेत्र को। ये हुआ बस्ती प्रणिधान की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को औषध निर्माण, बस्ती निर्माण, बस्ती बस्ती द्रव्य निर्माण, यानी कल्कवात वगैरह डालकर, नमक वगैरह डालकर निर्माण करना, आदि सब करना है। उसके बाद शयन करना है। उसके बाद बस्ती कुटक में द्रव्य डालना है। बस्ती का नेत्र स्वच्छ विधान करना है, वर्ती निकाल कर, और उसको फिर तेल अंगुली से, अंगुष्ठ से बंद करना है। और फिर देते समय पेशेंट को पलंग पर सुलाकर, वामांग के पर सुलाकर दाहिना पैर संकुचित करना है, वामों को प्रसारित करना है, और एक हाथ
बायां हाथ अपने सिर के नीचे लेना है और दाहिना हाथ अपने शक्ति पर रखना है। और फिर अब अनुपुष्ट वंशकर दिशा से नेत्र को प्रवेशित करना है और एक ही प्रपीड़न से हाथ और बस्ती इनको न हिलाते हुए सुलभता से कौशल्य से बस्ती बस्ती प्रणिधान करना है ये। और उसके बाद नेत्र निकाल देना है। ये हुआ प्रमुख कर्म। इतना करने की ये प्रत्यक्ष देखना जरूरी है और खुद करना जरूरी है। इसलिए चिकित्सा प्रारूप को कृतकर्मा दुष्ट कर्मा अभ्यस्त कर्मा बनना चाहिए। धीरे 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 तो ये गलतियां नहीं होती है। अब हम आज यही रुकेंगे। इसकी टीका कल देखेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। सर जैसे बस्ती पॉट जो आजकल मिलते हैं ना, प्लास्टिक वाले, उससे बस्ती हाँ दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक करना पड़ता है कि बस्ती जो द्रव्य बनाते हो आप, पहले खरल में मधु सैंधव डालना, उसके बाद तेल डालना, उसके बाद कलका डालना और फिर वो आपने मिलाकर उसको मंथन करना। तो ये मंथन जो है वो आपका जो ये रहता है ना ग्राइंडर, क्या बोलते हैं, मिक्सर, उसमें मंथन करके डालोगे तो बस्ती पॉट से दे कि मैंने उसको आपको एनिमा पॉट कहते हैं, उसमें डालकर दिया तो बस्ती आराम से जाता है, रुकता नहीं। कल्क होने के बावजूद भी कल्क के साथ चला जाता है। हम्म? इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। जी सर। चलो बंद करो। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।